Hi students, let's discuss the lecture number 5 and hope so you all are fine. And today let's start with the memory organization and the backup devices, which is the lecture number 5. So if you are targeting any JKSSB exam including NT and JKPSI, because ये syllabus जो है which we are referring to is basically the JKPSI का syllabus related to the computer proficiency. So, in this way, in the previous lecture, as I have make you understand about organization, the central processing unit, the input output devices, the computer memory. Today, I will talk about the memory organization and backup devices. अभी ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब कहीं ना कहीं इंटीग्रेटेड हैं, तो एक इंटीग्रेटेड मैनर में इनको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका इंटीग्रेटेड मैनर में एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगी सो दैट आपको ये अलग ना लगे, क्योंकि जब आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं तो उसमें सीपीयू भी पढ़ते हैं। जब आप सीपीयू पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट समझते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर मेमोरी, तो आपको ये भी समझना पड़ता है कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, जिसकी वजह से एक्चुअल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का जो वर्क है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। सो इन दिस वे these are integrated concepts, I would say. So I will integrate them in the next lecture, and in the further next lecture I'll make sure कि MCQs और PYQs को cover करें, because ये जो पहला पार्ट है in itself, input devices, input units, memories के बारे में पढ़ना, ये सब डिस्कस करता है related to very initial concepts, and these concepts are basically those concepts which are very well needed, because उसके बाद तो आपका सॉफ्टवेयर आएगा, इंटरनेट एंड ईमेल्स वगैरह आएगा, विच इज़ यू कैन से डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, बट जो मेन कॉन्सेप्ट होता है इट्स लाइक अ बेस। तो आपका बेस ये वाला पार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसका आई वुड से इसका जो मार्क्स हैं रिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, उसमें इसकी रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस फर्स्ट वाले पार्ट की। बाकियों की भी है बट इस फर्स्ट वाले पार्ट की बहुत ज़्यादा है, सो वी हैव टू फोकस मच ऑन इट, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स भी हैं प्लस नॉलेज कॉन्सेप्ट भी है। सो टू मेक इट अंडरस्टैंड इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटीग्रेटेड मैनर में चीज़ों को समझना। Now today I will discuss about memory organization and backup devices. Hope so पिछले लेक्चर में आपने समझा हो कि इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसका मेन फंक्शन क्या है. In case if you have any doubt, make sure that to comment down as well, so that I can check those comments and let you understand in the next lecture ki if there was any doubt of any particular student related to any particular topic. So yes, now let's discuss further, which is about the memory organization in computers. किस तरीके से memory को जो है वो organize किया जाता है computers में. Now, memory organization is a fundamental concept in computer architecture. The line itself says that कि बहुत important होता है memory को organize करना, क्योंकि आप जब memory को organize करते हैं तो computer की functionality बहुत ही ज़्यादा enhance हो जाती है. So it plays a very critical role in the determining the performance and efficiency of a computer system. क्योंकि अगर computer system की efficiency जाननी है तो memory कि एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो इट्स लाइक अ वाइस वर्सा रिलेशनशिप. प्लस द थिंग इज़ दैट इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये भी बताया था दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज. किस तरीके से मेमोरी जो है वो डिफरेंट है और किस तरीके से स्टोरेज डिफरेंट है, बिकॉज स्टोरेज इज़ ऑल अबाउट दिस सेकेंडरी मेमोरी, एंड आपका मेमोरी जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है. नाउ हेयर इट इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मेमोरी की, स्पेशली इफ़ वी टॉक अबाउट प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि उस मेमोरी से हमारी जो रैम है कंप्यूटर की वो उसको उतनी ही ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी. सो मेमोरी इज़ अ स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड. येस, जितने भी डेटा इंस्ट्रक्शन से कंप्यूटर के अंदर स्टोर होने चाहिए, वेदर इट्स एनी प्रोग्राम, कोई भी टास्क,
कोई भी रैंडम प्रोसेसिंग हो रही है, मल्टीटास्किंग हो रही है, उसके रिलेटेड कोई भी यू नो आप कह सकते हो जो टास्क हैं वन बाय वन जो स्टोर होने हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हम कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है, जबकि वो कंप्यूटर के मेमोरी में स्टोर हो रहा है, ना कि कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है. So understanding its organization involves examining its hierarchy, the types, addressing and the management techniques. It's really very important we have to discuss about the types कि types of memory क्या होती है. पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था, बट आज मैं elaborate manner में समझाऊंगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये वेल इंटीग्रेटेड हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी टॉपिक में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ऐसा मिलेगा जो कि दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ भी कहीं ना कहीं रिलेशन बनाता है. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेमोरी. सो एज आई हैव रिटन हियर द टाइप्स ऑफ मेमोरी, so I will zoom it. That volatile memory, as I discussed in the previous lecture as well, it requires power to maintain the data. डेटा को मेंटेन करने के लिए पावर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो फॉर एग्जांपल आप अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उस कंप्यूटर में अगर पावर होगा तो उसी की वजह से वो जो डेटा है वो मेंटेन रहेगा. इन अ केस कंप्यूटर गेट्स टर्न्ड ऑफ, जो जितना भी डेटा है जो आप यूज़ कर रहे थे, रैंडमली एक्सेस कर रहे थे, वो सब खत्म हो जाएगा. इट विल बी लॉस्ट, सो इट विल बी वाइप्ड ऑफ. नंबर टू इज इट इंक्लूड्स रैम एंड कैश मेमोरी. जैसे कि रैम जो आप यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, आप कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी आपने प्रोग्राम ओपन किया हुआ है, एनी एप्लीकेशन दैट यू आर वर्किंग ऑन, तो उस टाइम पे जैसे ही आपका इन केस इट गेट्स टर्न्ड ऑफ, योर कंप्यूटर गेट्स टर्न्ड ऑफ, जितने भी एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स दैट वी आर यूजिंग वो सब अपने डेटा को लॉस्ट कर देंगे और एक बिल्कुल ही रिफ्रेश हो जाएंगे, आई वुड से. सो जैसे ही आप नेक्स्ट टाइम उसे पावर ऑन करेंगे, यू विल गेट नथिंग. आई मीन इट वुड बी न्यू बूटिंग इन योर कंप्यूटर. And likewise, what you have to do, you have to do the same thing if you want to get the same task that you were performing. So previously जो भी आप task perform कर रहे थे, hope so you can understand in my language, like I'm using English, like English और हिंदी का दोनों का इस्तेमाल कर रही हूँ. make sure if you can comment down अगर if there is any language barrier to you, you can comment down as well. But I think English use करना बहुत ज़्यादा important है, हिंदी प्लस इंग्लिश. सो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि रैम और कैश मेमोरी का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा रैंडमली एक्सेस कर लेते हैं, प्लस वो वोलेटाइल मेमोरी का पार्ट हो जाता है. तो क्वेश्चन जब बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि व्हाट इज़ वोलेटाइल मेमोरी और व्हाट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. तो उसमें कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे जो कि आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया है कि वॉलेटाइल होता क्या है. लेस स्टोर डेटा व्हेन द सिस्टम इज पावर्ड ऑफ, क्योंकि जैसे ही पावर ऑफ हो गया डेटा जो है वो लूजेस द स्टोर डेटा. सो इट्स लूजेस, क्योंकि डेटा जैसे ही स्टोर था वो सब खत्म हो चुका है, इट हैज़ बीन वाइप्ड ऑफ. नंबर टू इज द नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. कीप इन माइंड, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब हो गया कि रिटेन डेटा, यानी अब वो वॉलेटाइल नहीं है. देखो वॉलेटाइल ये जो टर्म है, अगर आप इसका डिक्शनरी मीनिंग समझोगे तो इसका मतलब होता है वाइप ऑफ होना, यानी कोई भी चीज़ डायनामिक है, ख़त्म हो जाती है. ठीक है, तो ये वही कह रहे हैं कि नॉन वॉलेटाइल, यानी कि अब ये ख़त्म नहीं होगा, कि जितना भी डेटा है इवन विदाउट पावर चली भी जाए डेटा स्टोर रहेगा. सो फॉर एग्जांपल आप रोम की बात करें, रीड ओनली मेमोरी, आप बात करें फ्लैश मेमोरी की जो आपकी यूएसबी ड्राइव्स में होती है, आप करें एसएसडी जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसमें जो रखी जाती हैं दिस स्टोरेज, वो हमेशा के लिए परमानेंट रहती है. इन केस आप मैनुअली उसे डिलीट करें, दैट्स द डिफरेंट थिंग, बट वो हमेशा स्टोर रहेगा. तो वो ऐसी मेमोरी है जो नॉन वोलाटाइल है, यानी कि उसका जो डेटा है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा. दिस इज़ द द बेसिक कॉन्सेप्ट, और आई वुड से द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ए मेमोरी, कि मेमोरी है क्या, वेदर वो वॉलेटाइल है
और या फिर वो नॉन वोलेटाइल है। तो ये दो चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 इज रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी नॉन वोलेटाइल का ही पार्ट है, लेकिन रीड ओनली मेमोरी को समझना इसलिए भी अलग है क्योंकि इसकी खुद की फंक्शनैलिटी काफ़ी डिफरेंट है। जैसे कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी यूज टू स्टोर फर्मवेयर। अब क्या होता है कि जैसे कि आप कोई कंपनी है, किसी कंपनी विंडोज़ बनाया, ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, उस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो रीड ओनली मेमोरी है वो उसने हमेशा डाल के रखी होगी, सो दैट कंप्यूटर जब पावर ऑन होगा तो बूटिंग होगा तो उस टाइम पे वो जो मेमोरी है रीड ओनली वो एक्सेस हो जाएगी। प्लस कुछ भी चीज़ें जो आप राइट नहीं कर सकते हो, जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा, कुछ आप चेंज करने जाते हो किसी भी प्रोग्राम को, तो वहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस चाहिए होता है, या फिर आप नहीं कर पाते हो इसलिए क्योंकि वो रीड ओनली मेमोरी है। वो ऐसी मेमोरी है जो आप मैनुअली नहीं चेंज कर सकते, यू डू नॉट हैव दैट राइट कि आप उसे राइट कर रहे हैं। तो जब आप राइट करते हो तो यानी आप चेंज करते हो कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर के डेटा को, बट जहाँ पे आप नहीं कर पाते हो वो आपकी रीड ओनली है, यानी सिर्फ आप उसको रीड कर पाओगे। So this is a read-only memory plus data is pre-written and cannot be modified during normal operation, जो कि मैंने आपको अभी बता भी दिया कि it cannot be changed at all। plus data पहले से ही pre-written होता है, उसको आप बार बार नहीं चेंज कर सकते, राइट। सो ये ऐसी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं जो बेसिकली इम्पॉर्टेंट होती हैं फॉर दैट दैट सिस्टम टू वर्क। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे वर्क होगा। तो ये चीज़ें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते हो, राइट। देन वी हैव द रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ मेमोरी विच इज़ वॉलेटाइल मेमोरी अलाउइंग रैंडम एक्सेस टू द स्टोर डेटा। तो कोई भी डेटा जो स्टोर्ड है आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो, और अगर आप उसको रैंडमली एक्सेस कर सकते हो तो वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है। लेकिन इसको आप कुछ सिंपलर मैनर में समझें, तो फॉर एग्जांपल आप रैंडमली कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मल्टीटास्किंग करते हो, तो उस टाइम पे जो मेमोरी यू नो आई वुड से इंस्टेंटली एंड फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही है, एक के बाद एक के बाद एक, दैट इज़ द रैम विच इज़ देयर। तो आप म्यूज़िक ऑन कर रहे हो, आप यूट्यूब ऑन कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप प्रोग्राम लिख रहे हो, आप कोडिंग कर रहे हो अपने कंप्यूटर में। तो व्हाट यू आर डूइंग, you are multitasking, you are multi-programming, and that functionality is actually using the RAM। और उसकी वजह से ही आपके जो कंप्यूटर की एफिशिएंसी है वो पता चल जाती है। देन वी हैव टू मेन टाइप्स ऑफ द रैम विच इज़ डी रैम विच इज़ चीपर एंड स्लोअर, मस्ट बी रिफ्रेश पीरियोडिकली। इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू एस रैम, इट इज़ फास्टर एंड इट इज़ मोर एक्सपेंसिव यूज्ड इन कैश मेमोरी। तो जो कैश मेमोरी में यूज़ की जाती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और फास्टर भी होती है क्योंकि वो आपके कैश बनते रहते हैं। सो इट्स वेरी वेरी फास्टर, राइट। सो लाइक जो सीपीयू के साथ बहुत एसोसिएट रहती है, क्योंकि सीपीयू को एक ऐसी मेमोरी की भी ज़रूरत पड़ती है जहाँ जहाँ वो उसे रैंडमली एक्सेस पर कर पाए, जल्द से जल्द उसे इंस्टेंट एक्सेस कर पाए, आई वुड से। या फिर आप इंस्टेंट याद रखिए, या फिर आप एक वर्ड याद रखिए, दैट इज़ फ्रीक्वेंट। या तो फ्रीक्वेंटली या तो इंस्टेंटली यूज़ करना, दैट्स द मेन फंडा। देन वी हैव द वर्चुअल मेमोरी। Now the virtual memory is nothing but that part of secondary storage used as an extension of RAM। तो फॉर एग्जांपल आप SSD, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर है, वो आपकी सेकेंडरी है, प्लस वो वर्चुअल है। enables the execution of larger programs by using a portion of the disk, मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू पेजिंग एंड स्वैपिंग। क्योंकि पेजिंग एंड स्वैपिंग के थ्रू आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसको यूज़ करता है, प्लस ये ऐसी मेमोरी है जो सेकेंडरी का पार्ट बन जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंप्यूटर उसको भी यूज़ करता है, करना ही है, दैट्स ऑल्सो ए मेमोरी, बट उसका एक अलग मैनर में यूज होता है विच इज़ पेजिंग एंड स्वैपिंग। यू डू नॉट नीड टू लुक इनटू व्हाट इज़ पेजिंग एंड स्वैपिंग, क्योंकि ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट आ जाता है कंप्यूटर में। बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज वर्चुअल मेमोरी में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, एक तरह से एक्सटेंशन बन जाता है रैम का। देन लेट अस टॉक अबाउट बिट बाइट एंड रिलेटेड टर्म्स इन कंप्यूटर। हालांकि ये व्हाइल आई वाज
looking for this topic, I got to know that ये चीज़ पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो I added it because I thought and I knew that कि basically there is a very good relevance of this concept कि ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. बिट क्या होता है, बाइट क्या होता है, these are very concepts जो every student should understand, every computer student must have knowledge about. Now let's discuss it also. So in computing, data is stored, processed, transmitted as binary digit. बाइनरी जब डिजिट्स होते हैं 0 1, उस तरीके से जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है. प्रोसेसिंग भी वैसी होती है, ट्रांसमिशन भी वैसी होती है. एक तरह से आप बोलो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज ही है 0 1. कंप्यूटर कुछ नहीं समझता, कंप्यूटर सिर्फ 0 1 समझता है. अब एडवांस लेवल करंट में ये चल रहा है कि कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स भी समझ रहा है. अब ये अलग चीज़ है. ये आजकल के जो करंट में आपको नॉलेज मिलेगी रिलेटेड टू द साइंस एंड द टेक टुडे, जो एडवांस कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें क्यूबिट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है या फिर क्यूबिट्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है. सो व्हाट इज़ दैट विच इज़ 0 और 1 के अंदर, या फिर आप ऐसा बोलो कि अब 0 और 1 नहीं रहा, अब उससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी कंप्यूटर के अंदर आ चुकी है. Understanding the fundamental units of data measurement is essential to grasp how computers work. Now let's talk about breakdown of these terms, which is bit, byte and related. Bit, byte है, nibble है. Let's talk about that. Important है, yes. Bit क्या होता है? Bit सबसे छोटा है because bit is short for binary digit. आप इसको बोलो binary digit. Binary digit को जोड़ के bit बना हुआ है. It is the smallest unit of data इन अ कंप्यूटर. देखो, मैं मेमोरी आपको पढ़ा रही थी, लेकिन अब मैं डेटा पे जा चुकी हूँ. इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेलेवेंट बहुत है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लस आपकी मेमोरी में क्या है, आपकी मेमोरी में है तो डेटा ही. क्योंकि आपकी मेमोरी तो इन इटसेल्फ इज नथिंग, इट्स इन इटसेल्फ आई वुड से हार्डवेयर है, या फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का एक कंपोनेंट है. बट उसके अंदर अगर कुछ होगा, उसके अंदर कोई डेटा होगा, तो तभी जाके वो अपनी इफेक्टिव एफिशिएंसी को यूज़ कर पाएगा. दैट इज़ द सेम थिंग हेयर ऑल्सो कि व्हेन वी आर अंडरस्टैंडिंग द बिट कॉन्सेप्ट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के अंदर smallest unit of data जो है that is bit. A bit can hold one of the two possible values. क्या possible values bit hold कर सकता है? 0 और 1 को hold कर सकता है. So when I am discussing 0 and 1, जो मैंने आपको पहले ही बोला binary digit, इनमें से 0 या 1, 0 या 1, 1 या 0, 0 या 1. Now these are the two digits I would say that the computer is actually possible of holding. Representation of these value represent the binary system which form the basis of all the digital computing. तो सबसे ज़्यादा छोटा यूनिट ऑफ डेटा अगर आप याद रखो, मेजरली यही याद रखने वाली बात है कि बिट है वो. ठीक है. Then used in low level processing, binary computations combined to represent larger and more complex data. अगर डेटा को लार्जर मैनर में या कॉम्प्लेक्स मैनर में यूज़ करना है तो उसको कंबाइन कर देते हैं वो, जैसे 1010 0101 इस तरीके से. अदरवाइज नॉर्मली तो वो नॉर्मल है, काफ़ी स्मॉल स्टोरेज में उसको यूज़ किया जाएगा, या फिर लेसर प्रोसेसिंग के लिए उसको यूज़ किया जाएगा. अदरवाइज जस्ट कीप इन माइंड कि बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा. नंबर 2 इज़ द बाइट. बाइट इससे ऊपर चला गया. इट्स 8 बिट, यानी बिट को अगर हम 8 जोड़ दें, यानी 0101 1 2 3 4 101 1 2 3 4 5 6 7 8. यस, तो ये आपका बाइट बन गया. प्लस ये 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है, ग्रुप टुगेदर है सिंगल यूनिट. 1 byte is equal to 8 bits. A byte can represent 28 is equal to 256 to 8, 256 to 8, 256 distinct values, 0 to 255 in decimal. तो डेसिमल में अगर हम देखें तो कितने तक अपनी वैल्यू को रख सकता है, 0 से लेके 255 तक. प्लस बिट क्या है, 8 बिट्स का कॉम्बिनेशन है. नेक्स्ट, रिप्रेजेंट अ सिंगल कैरेक्टर इन टेक्स्ट. टेक्स्ट में एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे ए को रिप्रेजेंट कर देगा. अभी एक चार्ट होती है, एक उसको आस्काई वैल्यूज बोलते हैं, अमेरिकन सिस्टम है ये बेसिकली. इसमें हर एक डिजिट के बारे में, हर एक लेटर, हर एक सिंबल के आगे एक वैल्यू लिखी होती है. वो वैल्यू इस डेसिमल के अंदर
होती है, राइट। और उसी की वजह से वो जो सिंगल कैरेक्टर है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है और बाइट उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए मेमोरी एंड स्टोरेज बाइट है, राइट। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट। 8 बिट्स 0 to 255 सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, लेटर को, डिजिट को, सिंबल को। जैसे कोई लेटर है ए बी, डिजिट है 1 या 2, सिंबल है परसेंटाइल वगैरह, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करेगा। द नेक्स्ट है निबल। निबल इज हाफ ऑफ अ बाइट कंसिस्टिंग ऑफ 4 बिट्स। निबल के अंदर 4 बिट्स होते हैं, ठीक है। या आप बोलो हाफ बाइट का, बाइट क्या था 8, तो 8 का हाफ कितना हो गया 4, तो 4 बिट्स होती हैं निबल के अंदर। वन निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। यूज्ड often used in digital electronics and hexadecimal representation। जो hexadecimal representation करनी होती है तो उसमें निबल का इस्तेमाल होता है। हालांकि बिट बाइट ज़्यादा कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, निबल भी इम्पॉर्टेंट है, बट बिट बाइट आप समझ सकते हैं। सो आई थिंक yes, so let me again go with it। yes, 1 minute। yeah, so I think yes, so I was here, bit was there is byte, and then there is nibble. Okay, so then I have this word, so I think nibble is done। Then we have the word concept। A word is a unit of data used by computer processor, typically larger than byte। byte से larger होता है। जैसे कि the size of word depends on the architecture of the system। system के architecture पे depend करता है size कितना है, basically जो आपका word है उसका size। तो बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट 16 बिट सिस्टम इज इक्वल टू 16 बिट्स 2 बाइट्स। यानी एक वर्ड अगर 16 बिट्स का है तो वो कितने लगेंगे, उसमें 2 बाइट्स लगेंगे, क्योंकि 8 8 है ना, तो 8 8 हो गया 16। देन 32 बिट सिस्टम है तो 32 बिट्स लगेंगे, 4 बाइट्स लगेंगे, यानी कि उसके अंदर 4 8 8 8 8, तो दैट इज 32। अगर 8 बाइट्स लगेंगे तो इट वुड बी 8 8 8 8 8 8 8 8, that is around 64, because 8 8 is a 64। now that determine how much data the CPU process at a time। ये वर्ड जो है ये दिखाता है कि CPU एक समय के अंदर कितना डेटा के प्रोसेस कर पाता है। आप कहते हो ना 32 बिट है, 32 बिट अभी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है CPU प्रोसेसर के टर्म्स पे। बट व्हेन आई टॉक अबाउट the another thing when I talk about the another thing when I talk about the another thing that is 64, when I talk about the 64 system, that is 64 bits, which is 8 bytes, so it determine how much data the CPU process at a time, affects system performance and the memory access। ये system performance और memory access को affect करता है। Then we have basically the word, which is the same thing, I think it is done। Then we have basically the data size hierarchy। data size hierarchy का मतलब होता है kilobyte, which is 1 KB is equal to 1024 bytes। data size hierarchy की बात करें, so it's kilobyte 1 KB, 1 KB is equal to 1024 bytes, 1 MB is equal to 1024 KB। So if you have to remember, then keep in mind कि KB is equal to 1024 bytes, bytes ऊपर पढ़ा था हमने, which was basically 8 bits, right? So अगर 1024 bytes को लेंगे, it will make the 1 KB। If we take 1024 KB, it will make 1 MB। If we take 1024 MB, it will make 1 GB। If we take 1024 GB, it will make 1 TB। And if we take 1024 TB, it will make 1 PB। इससे आगे भी होता है, but if you can understand like यहाँ तक ही, तो it's relevant, it's I would say enough, because ये majorly important होता है for people to data size hierarchy को याद रखना। then keep in mind पहले आप 1024 बाइट से शुरू करें, उसके बाद आप उसको KBs में रखते हैं कि 1 KB is equal to 1024 byte। then 1024 KB is equal to 1 MB। then 1024 MB is equal to 1 GB, and 1 GB 1024 GB is 1 TB basically।
which is then the same like this, and then PB, which is the petabyte. Then we have TB's terabyte, gigabyte, megabyte, and the kilobyte. Then let's discuss about the next concept, which is बैकअप डिवाइसेस इन कंप्यूटिंग. इसके बारे में हम कल भी समझेंगे, क्योंकि ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है बैकअप डिवाइसेस इन कंप्यूटिंग. बट आज के इस सेशन में आई थिंक आई विल टेल यू अबाउट बैकअप डिवाइसेस एक्चुअली होता क्या है. नॉर्मली इसका मतलब है कि मॉडर्न कंप्यूटिंग में इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट डेटा बाय क्रिएटिंग कॉपीज ऑफ फाइल्स, सिस्टम्स और एप्लीकेशंस. तो जो फाइल्स हैं, सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, उनकी कॉपीज़ क्रिएट होती हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस बैकअप डिवाइस. तो बैकअप डिवाइस आपने यूज़ किया और उसकी वजह से आपका जो सिस्टम है वो फाइल्स और कॉपीज़ और एप्लीकेशंस, कोई भी चीज़ है, एनीथिंग विच इज़ देयर, it will be created in the form of copy. So that will create a backup of it in itself. These devices help ensure data recovery in the event of hardware failure. कुछ failure हो गया, software component failure हो गया, then it would get recover. Accidental deletion और cyber attack like ransomware. कोई deletion है, कोई failure है. So for example, we have this recycle bin. In recycle bin is in itself एक application होती है which is the recycle bin. Now this recycle bin in itself is a backup thing, or I would say a backup program, a backup application जिसका काम ही है backup करना. Now to ensure that data recovery should be there in case of any hardware failure or any accidental deletion. But this is not the only one thing. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं in case backup रहे, so that things will not be erased. Here is a detailed overview of backup device and their significance. Backup device are the hardware or storage solution used to store copies of data securely. Securely आप जो डेटा की कॉपीज हैं वो स्टोर कर पाएंगे, राइट. सो दे एक्ट एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट डेटा लॉस एंड फैसिलिटेट रिकवरी व्हेन नीडेड. जब भी आपको रिकवर करना है, आप उसको रिकवर कर पाएंगे. वाई? बिकॉज कॉपीज ऑफ डेटा सिक्योरली create होते जाएंगी. Now there are many ways to do that. There is not only a single way to do it. So we have many ways to do it. Let's discuss about those types of backup device. ये जो in itself ये topic है, ये थोड़ा broader है. इसमें हम पढ़ेंगे types of backup devices के बारे में, network attached, cloud storage, USB flash drives. We will talk about the optical disc, the tape drives. क्योंकि ये समझना important है. It's not like हम ऊपर ऊपर से समझ लेंगे, हमें बिल्कुल कंसेप्चुअली इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आई वुड से अंडरस्टैंड करना है, सो दैट कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटेड टू बैकअप डिवाइस you will get an answer on it, because backup device in itself is a very different topic और ये अलग से भी mention किया हुआ है. So why it is vital, why it is important, that's also given. But let's now discuss the questions today. I think backup devices वाला जो part है उसके लिए अलग से lecture होगा, so that मैं उसको अलग से cover कर लूँ. और backup devices की जो definition मैंने आज आपको provide की है वो आप अपनी notebook में mention कर लें कि what is that backup devices. Basically the backup devices are nothing but those devices which make sure that data gets stored, or in case any deletion, in case any manual deletion, ransomware, cyber attack, anything that do happens, उससे पहले आपका डेटा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी कॉपीज बनी हो. ठीक है, डेटा स्टोर हो और डेटा एक जगह पे सेंट्रलाइज्ड ना हो के डिसेंट्रलाइज्ड हो, एंड यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर, राइट. सो दीज आर बैकअप डिवाइसेस एंड उसके टाइप्स काफ़ी ज़्यादा हैं और किस तरीके से किया जाता है, व्हाट इज़ द रिलेवेंसी, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ बैकअप डिवाइसेस. उसकी एप्लीकेशन है और उसके रिलेटेड एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, उसको कंप्लीट हम कल करेंगे, बिकॉज आई थिंक बैकअप डिवाइसेस इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. विल टॉक अबाउट दैट. नाउ लेट्स कम टू द MCQs part here today. That is the question number 1, which is which of the following is a portable backup device commonly used for small scale data backups. डेटा बैकअप करने के लिए सबसे कॉमनली क्या यूज़ किया जाता है बैकअप डिवाइस. नाउ ये क्वेश्चन जो है ये आई थिंक इफ़ यू कैन सॉल्व इट, इट्स गुड. इफ़ यू कैन नॉट सॉल्व इट, इट्स ऑल्सो फाइन. वाई? बिकॉज आई थिंक मैंने अभी आपको नहीं समझाया, क्योंकि एज आई टोल्ड यू, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, टेप ड्राइव, USB, RAID सिस्टम समझाना
एक पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. सो इट टेक्स इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ इट. सो आई थिंक इसे आप स्किप करें तो आप कर सकते हैं. But next MCQ that I will talk about is a typical storage of DVD used as a backup device. Again, so I have used again the backup device wala part. If you can, I would say attempt it. You can attempt it. If not, then skip it. But make sure that you can, write it somewhere. So that अगर आपने write किया होगा तो कल जब आप समझ लेंगे, you can be able to understand it more better. Question number 3 is also related to backup device. Which backup device is most suitable for long term archiving and large scale data storage in enterprises? Cloud, external, tape drive or USB flash drive? So this is basically the backup devices questions. ये कल के PDF में भी आपको मिल जाएंगे because और उसके साथ अलावा भी आपके आपके questions मिल जाएंगे related to this concept of backup devices. And yes, I think the lecture today is done. I think you are able to understand a lot many things today related to. We talked about memory. हमने समझा bit, byte, nibble, word क्या होता है. उसके अलावा हमने समझा कि 1 kilobytes is equal to how much. So वो सब चीज़ें make sure that you write it, revise it and learn it. And बाकी जो comprehensive understanding है related to the backup devices, because that's a different concept and a different topic mentioned in the syllabus, we'll discuss in the tomorrow's lecture. Yes, so thanks for watching, and if you have any doubts you can comment down below. Make sure to access that thing as well so that I can go through what you are looking for. So yes, stay happy, stay healthy, and do steady, always steady. So yes.